कैसे हो बच्चों? आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज थोड़ा तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत देर में वीडियो लेके आया हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, लेकिन आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे और वीडियो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट। यह बहुत से बुक में दिया हुआ है वाटर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले आता है आपका पृथ्वी पर जल का प्रदर्शन, यानी पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध हैं वो कितना प्रतिशत और किस रूपों में उपलब्ध हैं, उसके बारे में जानना है। तो प्रकृति में जल सबसे अधिक पाया जाता है और यह सबसे अधिक उपयोगी यौगिक होता है। जल प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग जल से ढका हुआ है, यानी पृथ्वी का जो 70% भाग है वो जल से ढका है और 30% भाग किससे ढका है? स्थल मार्ग से। पृथ्वी समस्त जल का लगभग 97% समुद्री जल तो पीने योग्य नहीं होता, यानी कि जितना परसेंट जल प्राप्त है उसका 97% जो जल हम प्राप्त होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। आगे चलते हैं। जल जीवन के लिए ही नहीं बल्कि बहुत से उद्योगों के लिए भी उपयोगी है। इसका प्रयोग भाप बनाने के लिए पावर प्लांट तथा बॉयलर में किया जाता है। अनेक उद्योगों में इसका प्रयोग विलायक के रूप में तथा कूलिंग के रूप में, यानी कि विलायक समझते हैं, किसी चीज़ को घोलने के लिए या फिर उसको ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपका 97% खारा जल है, 93% आपका स्वच्छ जल है, यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 93% है। बर्फ की चोटियों में कितना है? 68.7% है। भूजल में 30.1% है। सतही जल पर 0.3% है। झीलों में 87% है और 11% तल में और 2% नदियों में है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जल का वर्गीकरण क्या होता है। सामान्यतः जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है। कोई भी साबुन होता है या कोई भी जल होता है, वो जल क्या करता है? जब साबुन के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है? झाग उत्पन्न करता है। साबुन के प्रति व्यवहार के आधार पर जल दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। मृदु जल को ही बच्चों कहते हैं सॉफ्ट वाटर, कठोर जल को कहते हैं हार्ड वाटर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो मृदु जल होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा जल जो साबुन के साथ तेजी से तथा अधिक झाग उत्पन्न करता है, मृदु जल कहलाते हैं। और कठोर जल की बात करते हैं तो ऐसे जल जो साबुन के साथ कम तथा देर में झाग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? कठोर जल कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जल की कठोरता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जल की कठोरता उसमें उपस्थित घुले हुए कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेटों, क्लोराइड के सल्फेटों के कारण होती है। यानी कि जो जल में कठोरता आ जाती है वो किसके कारण आती है? कैल्शियम या मैग्नीशियम के द्वारा, या फिर इन दोनों के बाइकार्बोनेटों के द्वारा, या फिर जो क्लोराइड होते हैं उनके सल्फेटों के कारण आती है। और जल की कठोरता क्या होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है अस्थाई और एक होती है अस्थाई कठोरता। चलिए आगे इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, अस्थाई कठोरता क्या होती है? जल की अस्थाई कठोरता इसमें घुले हुए, यानी कि जल में घुले हुए कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों के कारण होती है। अस्थाई कठोरता जल को उबालकर दूर की जा सकती है, यानी जो अस्थाई यानी टेम्परेरी जो कठोरता होती है, कठोरता उसको हम क्या करते हैं, अगर हम जल को उबाल लेते हैं तो क्या होती है? अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है। लेकिन अस्थाई की बात करें तो जल की स्थायी कठोरता इसमें उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के क्लोराइड या सल्फेटों के कारण होती है। यह कठोरता जल को उबालकर दूर नहीं की जा सकती है। जो स्थायी कठोरता होती है उसे हम जल के द्वारा उबालकर दूर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है जल की कठोरता के कारण, यानी जल में जो कठोरता होती है वो किस कारण से आती है। तो देखिए, पहले ही हम बता चुके हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के द्वारा स्थायी कठोरता आती है। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा स्थायी कठोरता आती है। अगला है आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। ये दोनों कठोरता जल में एक साथ उपस्थित हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि जो कठोरता की इकाई, मतलब जो कठोरता होती है उसको कैसे नापते हैं। तो पहली यूनिट उसकी होती है प्रति 10 लाख भाग। तो उसमें क्या है कि यह जल के 10 लाख भाग में उपस्थित कार्बन, तो कैल्शियम
कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थ के भार भागों की संख्या होती है। यानी जो संख्या होती है वो क्या होती है, भार की संख्या होती है प्रति 10 लाख। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो संख्या तो ये हो गई, अब क्या देखना है इसमें कि इसको जो यूनिट ली जा रही है वो कैसे लेते हैं। तो बच्चों 1 ppm बराबर क्या हो जाएगा, 100, ये 106 नहीं है बच्चों, ये 10 के पावर, ये आपको मिलेगा, ये 10 के पावर माइनस 10 के पावर 6 है। बात समझ में आ रही है? ये जो 106 लिखा है यही क्या होगा आपका हर जगह 10 के पावर 6 होगा। चलिए आगे चलते हैं कि भाग कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता होती है। अगर हम दूसरी बात करते हैं इसकी मिलीग्राम प्रति लीटर की बात करें, आइए देखते हैं। अगर हम मिलीग्राम प्रति लीटर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जल में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थों की क्या होती है, मिलीग्राम संख्या होती है। बस समझ रहे हैं? अब अगर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके 10 की पावर 6 भाग जल में 1 भाग कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता मिलीग्राम प्रति लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 ppm हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। क्लार्क की कठोरता या जल के 70,000 भाग में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट या इसके समतुल्य पदार्थ के भार भागों की संख्या होती है। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 70,000 भाग में 1 भाग कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो गए या उसके बराबर होगा। सॉरी, वो बच्चों क्या है कि आज तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं। पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन अणु की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक उसके पीएच मान कहलाता है। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक उसका पीएच मान कहलाता है। फिर जिस प्रकार हाइड्रोजन सांद्रता में व्यक्त करते हैं हाइड्रोजन आयन को, उसी प्रकार OH सांद्रता को भी पीएच में व्यक्त करते हैं। पीएच बराबर क्या हो जाता है, माइनस लॉग OH। यानी पीएच तो ये हो गई, पीएच की वैल्यू क्या हो, माइनस लॉग H प्लस, और पीएच की हो गई OH आयन। अब जब इनके बीच संबंध रखते हैं तो पीएच H आयन और OH क्या हो जाएगा, किलोवाट, और इन दोनों का ही क्या हो जाएगा, 1/10 के पावर माइनस 14। किलोवाट क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है जिसका वैल्यू होती है 1/10 के पावर माइनस 14। दोनों अगर दोनों साइड में क्या है, लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग ले लेंगे तो लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, और यही क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच बराबर पर किलोवाट बराबर 14। बात समझ में आ रही है? फिर देखिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि बफ्र विलयन क्या होता है। तो वे विलयन जिसमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है, बफ्र विलयन कहलाते हैं। बफ्र विलयन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसकी पीएच मान में परिवर्तन के विरोध करने की क्रिया क्या कहलाती है, बफ्र विलयन कहलाती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए देखिए, ये हर जगह क्या होगा आपका, ये क्षार होगा। क्या होगा, ऐसे विलयन जिनमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की मात्रा मिलाने पर उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता।
अब देखते हैं पीएच का में गुण क्या होता है। बर्फ विलयन की अम्लीयता या क्षारकता आरक्षित रहती है। बर्फ विलयन अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रबल अम्लीय या प्रबल क्षार की मात्रा मिलाने पर बर्फ विलयन के पीएच मान में नगण्य परिवर्तन होता है। विलयन को तनु करने पर विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? उसमें कोई परिवर्तन क्या होगा? नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं बर्फ विलयन के प्रकार क्या होते हैं। तो बर्फ विलयन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। आगे चलते हैं, अम्लीय बफर क्या होता है? जिसमें कमजोर अम्ल होगा और प्रबल क्षार, जब ये क्रिया करते हैं, जब इनका मिश्रण कर तो क्या बनता है? अम्लीय बफर। और जब क्षारीय में क्या होता है? जब दुर्बल क्षार होगा, प्रबल अम्ल होगा, तो क्या बनेगा? क्षारीय बफर बनेगा। चलिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत छोटा सा सेशन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच वैल्यू आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत करते रहिए। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू प्लस।